गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूँ एमके की पाठशाला में। आज मैं आप लोगों के बीच बताने वाला हूँ कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन-कौन होते हैं। इस पर मैं बात करूँगा और उनके समय में कौन-कौन से कार्य किए गए हैं, इस पर भी चर्चा करूँगा। क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत बार देखा गया है कि कुछ ऐसे घटना के बारे में पूछ दिया जाता है कि उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो आज उसी सभी घटनाओं के बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूँगा, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन्स आएँगे एग्ज़ाम्स में आपसे वो मिस ना हो। इससे पहले मैं आपको बताया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में बने गवर्नर के बारे में। अगर वो क्लास आप नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, जो कि इसका पहला पार्ट था। आज मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। ये क्लास आपको हमारे प्लेलिस्ट में भी गवर्नर जनरल के नाम से मिल जाएँगे, या नहीं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप उस क्लास को देख सकते हैं। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा-सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक अवश्य करें। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है और मैं आपके लिए कुछ न कुछ मेहनत कर रहा हूँ, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें और वो भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए और समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज इस क्लास को। तो इसमें जैसे बताया गया कि बंगाल का गवर्नर के बारे में मैं आप चर्चा करूँगा, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं। इस पे कई बार क्वेश्चन्स में ये भी पूछता है कि ये जो गवर्नर है बंगाल का, उसका क्रमिक तौर पर सजाने के लिए भी दिया जाता है कि कौन किसके बाद आए हुए हैं। तो आप क्या करें कि इनका जो गवर्नर का जो क्रम है, उसे भी सही तरीके से याद रखें, जिससे कि इससे अगर संबंधित कोई प्रश्न पूछता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहला जो मैं बताया था 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल में गवर्नर की स्थापना हुई थी, उस समय गवर्नर का पोस्ट रॉबर्ट क्लाइव को मिला था। तो 1757 ईस्वी से गवर्नर का कार्यभार रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया था और उन्होंने 1757 से 1760 ईस्वी तक गवर्नर के पद पर बने रहे। उसके बाद ये गवर्नर के पद से हट जाते हैं। इनका गवर्नर के पद पर दोबारा बनाया जाता है 1700 पुनः 65 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक के लिए। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ही एक ऐसे गवर्नर थे जिसे बंगाल में दोबारा गद्दी हासिल हुई। 1760 से 1757 से 1765 इनका पहला कार्यकाल था। उसके बाद 1765 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक इसका दूसरा कार्यकाल है। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में उनका जो समय पीरियड था गवर्नर बंगाल में, उनके समय में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई थी, जिस पर मैं बात करूँगा और इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये इससे आता है कि बंगाल का अगर प्रथम गवर्नर की बात किया जाए, तो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर पूछा जाए, तो रॉबर्ट क्लाइव होगा। उसके बाद होगा इलाहाबाद की संधि, यानी बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में। यह भी कभी-कभी एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के समय पीरियड के अंदर ही हो रही है। तो ये सभी घटना आप याद रखेंगे। उसके बाद होता है श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह का मतलब क्या होता है? उस समय इस भारत में कई ब्रिटिश सेना भी कार्य कर रही थी। तो ब्रिटिश सेनाओं को भारत में क्या था कि दोहरी भत्ता उन लोग को मिल रहा था। जब रॉबर्ट क्लाइव ने गवर्नर की पदभार ग्रहण किया, उसे लगा कि इसे दोहरा भत्ता नहीं देना चाहिए। इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने इन सैनिकों का दोहरा भत्ता को बंद कर दिया गया। इसलिए चूँकि ये सेना ब्रिटिश सेना थी, तो इन सेनाओं ने अपनी ही सरकार के विरुद्ध एक मोर्चा खोल दिया, एक विद्रोह कर दिया। जिस विद्रोह का नाम क्या दे दिया गया? श्वेत विद्रोह। क्योंकि ये किस प्रकार की सेनाओं के द्वारा किया गया विद्रोह था? ये अंग्रेजी सेनाओं के द्वारा ही किया गया विद्रोह था। इसी वजह से इस विद्रोह का नाम रखा गया श्वेत विद्रोह, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में ही होता है। आगे देखते हैं, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना भी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही किया जाता है। द्वैध शासन का मतलब हुआ कि इन शासन जो है का 2 क्षेत्रों में बाँट दिया गया। कुछ अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रखी और कुछ अधिकार नवाबों को दे दिया गया। इस प्रकार से शासन को जो 2 पक्षों में बाँट दिया गया, इसी को बोला जाता है द्वैध शासन, यानी 2 तरीकाओं से या 2 क्षेत्रों के द्वारा शासन किया जाने लगा। तो इसकी जो द्वैध शासन की जो स्थापना हुआ था, यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही किया गया था और यह द्वैध शासन 1765 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद 1772 में वारेन हेस्टिंग्स नाम का जो गवर्नर थे, उन्होंने इस शासन का अंत कर देता है। तो अभी उसके बाद इसमें क्या हो गया, ये सभी जो घटनाएँ हो रही थी, ये सभी रॉबर्ट क्लाइव के समय में हो रही थी। तो आप याद रखेंगे कि सबसे पहला जो गवर्नर था बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव,
और उनके क्षेत्र में ये सभी कुछ-कुछ घटनाएँ हुई थी। आप इस घटनाओं को अच्छी तरह से याद रखेंगे। उसके बाद सेकंड स्थान पर आता है बंगाल के गवर्नर के रूप में हॉलवेल। हॉलवेल हॉलवेल के समय में कुछ विशेष घटना नहीं है, इनके समय में कुछ विशेष बातें नहीं हुई थी। सिर्फ़ आप एक बात याद रखिएगा कि इनके समय में जो ब्लैक होल की घटना हुई थी, ये हॉलवेल के समय में हुआ था। यह ब्लैक होल की जो घटना है 20 जून 1756 को हुई थी। 20 जून 1756 की यह घटना है। इसमें यह एक प्रकार का जो है अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाने वाला अत्याचार के कारण जो एक बदले की भावना होती है, उसी का परिणाम ये घटना हुआ। यह घटना जो है कलकत्ता में हुई थी। इसमें क्या हो रही थी कि कलकत्ता में फ्रांसीसी के साथ-साथ जो ब्रिटिश लोग थे, वो लोग अपना व्यापारिक क्षेत्र बढ़ाना चाह रहे थे। अपनी जो राजस्व क्षेत्र था, उसमें काफ़ी विस्तार करना चाह रहे थे। अपना साम्राज्यवाद को विस्तार करना चाह रहे थे। इसी होड़ में एक तरफ फ्रांसीसी भी अपना साम्राज्य को विस्तार करना चाह रही थी और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि 1690 ईस्वी में उसने एक व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दिया था वहाँ पर कलकत्ता में और इसकी रक्षा के लिए उन्होंने फोर्ट विलियम की भी स्थापना कर चुके थे। तो इसी क्षेत्र में जब इसका सूचना कलकत्ता के नवाब को पड़ा, बंगाल के नवाब को पड़ा, तो उन्होंने इसकी सूचना कलकत्ता के गवर्नर को भेजा कि जो अंग्रेज जो अपना साम्राज्य विस्तार कर रही है, कि कृपया उस पर अंकुश लगाए जाए। पर नवाब के इस फैसले का कलकत्ता के गवर्नर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से वहाँ के नवाब ने अपने साथ 50,000 सैनिक के साथ-साथ 500 हाथी और 50 तोपों के साथ खुद पैदल कलकत्ता की ओर अग्रसर हो गए, पैदल चल दिए। इसी का परिणाम हुआ कि यह घटना हुई जिसमें करीब-करीब अंग्रेज़ों के 123 अंग्रेज़ मारे गए थे और इसी घटना का नाम क्या बोलते हैं कि ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आप फिर आगे चलते हैं, तीसरा नंबर में कौन-सा गवर्नर है? तो आपने देखा कि बंगाल में सबसे पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव होता है। उसके बाद सेकंड नंबर में गवर्नर हॉलवेल होता है, जो कि 1760 ईस्वी के लिए ही मात्र 1 वर्ष के लिए वो बनता है। तो उनका कोई ज़्यादा समय पीरियड रहता नहीं है, ज़्यादा समय तक वो गवर्नर के पद पर रहते नहीं है। लेकिन वो आते कब हैं? 1760 ईस्वी में। तो मैंने बताया कि जो ब्लैक होल की घटना थी, वो 26 जून 1760 ईस्वी में सॉरी 20 जून 1760 ईस्वी में वो घटित होती है। इससे पहले 1756 ईस्वी में ही हॉलवेल के द्वारा इस घटना का वर्णन कर दिया जाता है। इसी वजह से कभी-कभी एग्ज़ाम्स में आता है कि हॉलवेल का सबसे पहले वर्णन ब्लैक होल घटना का सबसे पहले वर्णन किसने किया था? तो क्या आएगा? हॉलवेल ही आएगा। तो हॉलवेल ने ही 1756 ईस्वी में ब्लैक होल घटना का वर्णन सबसे पहले कर चुका था, जो घटना 20 जून 1760 ईस्वी को घटित हुई थी। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर में कौन-सा गवर्नर है? तो तीसरा नंबर में होगा वेनसीटाट। वेनसीटाट जिसका समय पीरियड 1760 ईस्वी से 1765 ईस्वी के बीच है। इन्होंने 1760 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक गवर्नर के पद पर कार्य किए। इनके समय में कौन से प्रमुख घटना हुई? देखते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। तो इसके समय में बक्सर के युद्ध के समय ही ये गवर्नर के पद पर बने हुए थे। इस पर भी कोई विशेष प्रश्न नहीं बनता क्योंकि इनके समय में कुछ ऐसी विशेष घटना नहीं हुई थी। सिर्फ़ एक ही बात याद रखिएगा कि जो बक्सर के युद्ध जिसमें हुआ था 1764 ईस्वी में, उस समय अगर बंगाल का गवर्नर कोई था, वह था कौन? वह था वेनसीटाट। क्योंकि वेनसीटाट का अगर आप समय पीरियड इनका देखेंगे तो 1760 ईस्वी से लेकर के 1765 ईस्वी का जो पीरियड है, यह वेनसीटाट का है। तो और ब्लैक होल के बक्सर का जो युद्ध हुआ था, वह 22 या फिर 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुई थी। इस होगा। बक्सर का युद्ध जो है, यह ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़ा गया था, मुगल और नवाबों के विरुद्ध। इसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सेनाओं का जो नेतृत्व है, सर हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था, जबकि इधर आपका अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, फिर बंगाल का नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों की सम्मिलित शक्ति के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़ा गया युद्ध था। इसमें आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की भारी जीत हो जाती है और इस जीत का यह परिणाम होता है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उसके साथ ही साथ ये बांग्लादेश बांग्लादेश यानी कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की
कि दीवानी जो है अंग्रेजों के हाथों में चली जाती है और जितने भी राजस्व अधिकार होते हैं वे सारे के सारे अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसका मतलब हुआ 1764 ईस्वी के समय बंगाल का गवर्नर वेल्सी टाट ही था। तो आगे देखते हैं चौथा नंबर में वेरेलस्ट। कौन हो गया? वेरेलस्ट। वेरेलस्ट के से भी कोई विशेष प्रश्न नहीं आता। आप सिर्फ याद रखिएगा कि इनका समय पीरियड कब से कब तक का है। तो 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। अब इनके बीच में जो भी घटनाएं होगी वह इसी के अंदर में होगा माना जाएगा। तो द्वैत शासन की जो स्थापना होता है 1765, तो द्वैत शासन के समय, क्योंकि इसकी द्वैत शासन का जो स्थापना 1765 में ही हो चुका था, तो द्वैत शासन को इन्होंने इस शासन को बिल्कुल चलते रहने दिया, इस पर कोई छेड़खानी इन्होंने नहीं किया। यानी कि द्वैत शासन के समय अगर कोई गवर्नर जनरल रहता है तो बस वेरेलस्ट ही होगा, क्योंकि द्वैत शासन का जो अंत है 1772 में होता है। यानी कि इनका पूरा जो समय पीरियड है इस पर द्वैत शासन सुचारू रूप से चलता रहा, इसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब लास्ट में आ गया कर्टियर। कर्टियर में भी कोई खास प्रश्न नहीं पूछता। तो इसमें एक 1770 ईस्वी में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ता है। कब? 1770 ईस्वी में बंगाल में एक अकाल पड़ता है। अकाल इसी वजह से क्योंकि उसमें जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो शासन था उसे दो शासन में विभाजित कर दिया गया था। दो पक्षों में शासन को बांट दिया गया था, नवाब और कंपनी के पास। इस वजह से बंगाल में जब शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही थी तो एक भयंकर अकाल पड़ता है, कई लोगों के भूख से मौत हो जाती है। इस वजह से चूंकि उस समय वहाँ का जो गवर्नर था कर्टियर था, तो कर्टियर को पुनः इस वजह से उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, या फिर उसके पद से उसे हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर वारेन हेस्टिंग्स आ जाता है 1772 ईस्वी में। तो वारेन हेस्टिंग्स का जो शासनकाल होगा वह फिर वारेन हेस्टिंग्स बस सिर्फ 1 साल तक के लिए रहता है, 1772 से 1773 के बीच, क्योंकि 1773 में फिर से रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है और उसके बाद से उसे पुनः बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया जाता है। इस प्रकार से अभी आपने देखा कि बंगाल के अंदर, यानी कि इसमें हम एक लगा सकते हैं 6 नंबर में कि वारेन हेस्टिंग्स इनका जो, अगर मैं सिर्फ गवर्नर की बात किया इसमें किए हैं, इस वजह से ये 1772 से 1773 ईस्वी के बीच ही इसका 1772 से 1773 ईस्वी के बीच का जो समय है वह किसका होगा? वारेन हेस्टिंग्स का होगा। क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स का जो समय है 1773 के बाद भी उसी का रहता है, लेकिन वो रहता है गवर्नर जनरल के रूप में। अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर के रूप में 1772 से 1773 ईस्वी तक ही मात्र 1 साल तक ही वो गवर्नर के पद पर बने रहे। उसके बाद वह गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। तो यहाँ तक मैंने बताया कि बंगाल में किस प्रकार से गवर्नर का क्रम रहा। आप क्या करें, ये जो गवर्नर का क्रम है इसे भी क्रमिक रूप से याद रखें, क्योंकि कई बार इन्हें क्रमिक रूप से सेट करने के लिए भी एग्जाम्स में आते हैं। तो आप बेहतर यही रहेगा कि आप इनका क्रम अनुसार सभी का नाम याद रखें। तो सबसे पहला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद हार्वेल आया, तीसरा नंबर में वेल्सी टाट, चौथा में वेरेलस्ट, पांचवा में कर्टियर और लास्ट में जो वारेन हेस्टिंग्स आता है बंगाल का गवर्नर के रूप में। इस प्रकार से प्रश्न में अगर पूछा जाए कि बंगाल का सबसे आखिरी या फिर अंतिम गवर्नर कौन थे, तो क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स। और प्रथम में पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आप लोग के लिए काफी फायदेमंद होगी और आप जो बंगाल के गवर्नर का जो सीरीज है इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता है तो निश्चित तौर पर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे। इसी के साथ मैं इसी क्लास को इसी जगह एंड करता हूँ और इसी वादे के साथ कि इसका अगला पार्ट मैं तुरंत लाऊंगा, जहां पर मैं बात करूंगा भारत के गवर्नर जनरल के बारे में और उनसे संबंधित जो भी कार्य किया गया अपने कार्य समय के अंदर, उस पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक इस क्लास से जुड़ सके। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।